देखिए आपका ये जो यूएनओ में चल रहा था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आपका पढ़ाया जा रहा था। आपका माने पांचवा अध्याय हमें शुरू करना है। 4 अध्याय तक हो चुका था और एक प्रमुख अंग आपका महासभा हमने पढ़ा दिया था। और महासभा से आपका एक या दो क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। अनुच्छेद आपका 5-6 जरूर याद रखिएगा। आपका बैठिए हो। पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है वह गठन से बनता है। और एक राज्य कितना प्रतिनिधि महासभा में भेज सकता है? तो 5 प्रतिनिधि। और आपका प्रत्येक सदस्य इसमें होंगे यूएनओ के। तो गठन आपकी स्थापना किस अनुच्छेद में? 9 में। महासभा किस मुद्दे पर विचार विमर्श कर सकती है? किसी भी मुद्दे पर। लेकिन इसका अपवाद अनुच्छेद 12 में है कि जिस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद पहले से क्या कर रहे हैं? विचार। और एक अपवाद और निकालना निकालना है किसी देश के इंटरनल मामले में। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है इधर से जो अनुच्छेद है कि आपका अनुच्छेद 17 महत्वपूर्ण है कि बजट कौन पास करता है महा माने यूएनओ का और उसके अंगों का? आपका महासभा। और कौन पैसा कितना देगा देश, ये भी कौन डिसाइड करेगी? महासभा करती हैं। इसके बाद आपका 2 वर्ष का नियम भी जानना है कि अगर कोई राज्य 2 वर्ष तक अपने खर्चे महा नहीं दिया है यूएनओ को, तो महासभा उसे निलंबित कर सकती है। फिर 18 भी महत्वपूर्ण है कि महासभा में वोटिंग कैसे होगी? तो प्रत्येक देश का एक मत होगा, एक वोट होगा। ये कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 18 में। आपका 18 में। और महत्वपूर्ण विषयों पर 2/3 से मतदान होगा। और सामान्य विषयों पर आपका बहुमत से, यानी कि आधा से क्या अधिक। अब कुछ लिखा गया है 18 में, कल बताया गया था। जैसे कि आपका शांति के लिए एकता प्रस्ताव हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, किसी सदस्य को प्रवेश देना, किसी सदस्य को निलंबित करना यूएनओ से, किसी सदस्य को निष्कासित करना। ये 2/3 से पास होगा। महासभा ये लास्ट में दिया गया है, आप फिर एक बार देखिए। महासभा ये डिसाइड कर सकती है कि कौन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाए, कौन साधारण। ये महासभा खुद डिसाइड कर सकती है। अनुच्छेद आपका इसके बाद जो पूछा जाता है, अनुच्छेद 21 याद रखिए। महासभा स्वयं की प्रक्रिया का क्या बना सकती है? नियम। अनुच्छेद 22 महत्वपूर्ण है कि महासभा सहायक अंगों की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत करती है? 22। लिटिल असेंबली की स्थापना किस में? 22 में। सर्वप्रथम किस संघ माने संस्थान की स्थापना अनुच्छेद 22 के तहत महासभा ने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, इंटरनेशनल लॉ कमीशन। फिर हमने भारत के 3 विधि आयोग बताए थे इस पर कोरिलेट करके। पहला विधि आयोग की सिफारिश पर आईपीसी बनी, दूसरे की सिफारिश पर प्रथम बार सीपीसी और तीसरे की सिफारिश पर टीपीए। कम से कम याद रखिए, महत्वपूर्ण। हाँ, 10 से 17 तक एक बार पूछा गया है। महासभा के कार्य और शक्तियाँ। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो भारत की विजय लक्ष्मी पंडित, ये याद रखना है। यानी कि प्रथम बैठक पूछे तो लंदन में हुई 10 जनवरी 1946 को। मुख्यालय पूछे न्यूयॉर्क में। अब दूसरी संस्था हम शुरू करें। आपका सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि कल कुछ बताए थे, फिर एक बार 5 मिनट दोहरा दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। यानी कि आपका रिवीजन अति आवश्यक है और आपका कोरिलेट करके भी चल रहा है। देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग महासभा माने यूएनओ का हम शुरू करने जा रहे हैं
वह आपका सिक्योरिटी काउंसिल या शॉर्टकट में आपका एससी कहा जाता है या सुरक्षा परिषद। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है, निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन आपका लगभग चांस है बनने का। मैं बता दूं, एक या दो क्वेश्चन आपका जीएस में भी आता है, जीएस में भी आ सकता है और लॉ में भी आ सकता है। एक एक छोटी छोटी बातों पर गौर करिए। जो सुरक्षा परिषद है, इसमें वर्तमान में सदस्य जो संख्या है वह 15 है। तो अब आपका, लेकिन इसकी मूल सदस्य संख्या कई बार आया है, गलत न हो। मूल सदस्य संख्या 11 थी और बाद में 4 सदस्यों को बढ़ाया गया। 15 सदस्यों में 5 अस्थाई यानी कि हमेशा रहते हैं और 10 सदस्य अस्थाई होते हैं, जिनका चुनाव महासभा अकेले करती है। ये जो 10 सदस्य हैं, आपका फिर याद रखिए, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक वर्ष 5 सदस्य पद मुक्त होते हैं और 5 नए चुने जाते हैं। जैसे भारत की राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में आपका 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं और नए चुने जाते हैं। उसी प्रकार सुरक्षा परिषद में याद रखिए, प्रत्येक वर्ष कितने पद मुक्त होते हैं? 5, और उनकी जगह चुने कितने जाते हैं? 5। अब जो क्वेश्चन बन सकता है कि सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई कि अस्थाई? अस्थाई, जब अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई? 4। अब ये जो क्वेश्चन बनता है, आपका सतर्क रहना है कि कब संख्या बढ़ाई गई, किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया और कब से ये लागू हुआ, और वह आर्टिकल कौन है जिसमें संशोधन किया गया। 3 क्वेश्चन शुरुआती दौर में बनते हैं। आर्टिकल 23 है, इसी पर आपका फिर एक क्वेश्चन बना लिया जाए कि सुरक्षा परिषद का गठन या स्थापना के बारे में किस आर्टिकल में प्रावधान है। 23 में आपका प्रावधान है, अनुच्छेद 23 में ही संशोधन किया गया। तो फिर क्वेश्चन बना कि सुरक्षा परिषद की संख्या कितनी बार बढ़ाई गई है? एक बार। किस अनुच्छेद में संशोधन करके? 23। फिर क्वेश्चन दाग दिया कि अनुच्छेद 23 में अब तक कितनी बार अमेंड हुआ है? एक बार। अगला देखिए, जो ये सुरक्षा परिषद है, ये विश्व कार्यपालिका कही जाती हैं, ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है या विश्व का पुलिसमैन कही जाती है। यानी कि कार्यपालिका का कार्य क्या है कि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू कराना। तो पिछली बार मैं कल ही बताया था कि जो पिछली बार क्वेश्चन बना था कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को कौन इन्फोर्स कराता है, कौन लागू कराती है? सुरक्षा परिषद। इसलिए सुरक्षा परिषद विश्व की क्या हो गई? कार्यपालिका। याद रखिएगा। ये संशोधन पर आ जाइए। जो अनुच्छेद 23 में एक बार संशोधन हुआ है, वह 17 दिसंबर 1963 को हुआ और ये इन्फोर्स हुआ 31 अगस्त 1965। डेट दोनों याद होना चाहिए। संशोधन कब किया गया? 17 दिसंबर 1963। और कब नहीं, 17 दिसंबर 1963। कब इन्फोर्स हुआ, कब इसे लागू किया गया? 31 अगस्त 1965। ये दोनों डेट याद रखिएगा। इसके बाद आपका मुख्यालय पूछा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जवाब रहेगा न्यूयॉर्क में है आपका ये। अब सुरक्षा परिषद आपका प्रत्येक माह अपने सदस्यों में से 15 जो मेंबर हैं, उसमें से अल्फ़ाबेटिकल क्रम से एक अध्यक्ष का चुनाव करती है। यानी कि सुरक्षा परिषद अपने में ही से, तो अध्यक्ष का कार्यकाल पूछ ले सुरक्षा परिषद का, तो कितने साल मारेंगे? 1 साल नहीं, 1 महीना।
महासभा का पूछ ले तो 1 साल। और आपका ये याद रखिए, महासभा का अध्यक्ष कितने दिन रहेगा? 1 साल। लेकिन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कितने दिन के लिए? 1 माह। चक्रीय क्रम में चलता रहता है। हाँ, कोई देश अगर सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है तो फिर याद रखिए, तुरंत वह दोबारा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं बनाया जा सकता। कम से कम 1 साल का तो गैप होना ही चाहिए। यानी कि 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। अगर उनमें से कोई मेंबर एक बना है, मान लीजिए देश भारत ही बना है 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद तुरंत उसे पुनः निर्वाचित नहीं किया जाता। गैप करने के बाद कम से कम 1 साल तो क्या होना चाहिए? गैप। तुरंत आप निर्वाचित दोबारा नहीं हो सकते। इसलिए किया गया कि अन्य देशों को भी सुरक्षा परिषद में क्या मिले? मौका। अगला देखिए, आपका सुरक्षा परिषद के बारे में अब अध्याय भी याद रखना है। कल भी मैं बताया था किस चैप्टर में प्रावधान है, 5 में। और अनुच्छेद याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक? तो 23 से लेकर 32। अब आइए सुरक्षा परिषद को शुरू किया जाए। आपका आपका सिक्योरिटी काउंसिल को शुरू किया जाए। अब अनुच्छेद वाइज देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 23 देखा जाए, सुरक्षा परिषद का गठन। यानी कि अनुच्छेद 23 में सुरक्षा परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। और मैं सामान्य बातें सब बता चुका हूँ, दोबारा भाई न बताया जाए। आइए अनुच्छेद 23 पहले सामान्य बातें देखी जाए। जैसे ही गठन या स्थापना शब्द आए तो 3-4 संस्थाओं का गठन। और भारत के संविधान में आपका कह सकते हैं कि कुछ प्रावधान किए गए हैं। सीआरपीसी में कुछ न्यायालयों के प्रावधान किए गए हैं कि दंड न्यायालय कौन कौन होंगे, उनकी स्थापना। तुरंत 4-5 क्वेश्चन एक साथ आपके दिमाग में रन करने चाहिए कि कहीं से भी पूछ ले, चाहे आपका सुरक्षा परिषद, चाहे आर्थिक सामाजिक परिषद, चाहे महासभा का गठन पूछ ले, सुप्रीम कोर्ट का भारत का पूछ ले, हाई कोर्ट का पूछ ले, संसद का पूछ ले, राज्य विधानमंडल का पूछ ले। और आपराधिक मामलों में अगर कोर्ट ऑफ सेशन खूब पूछा जाता है, सेक्शन 9। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन? सत्र न्यायालय की स्थापना पूछ ले, तो 6-7 क्वेश्चन एक साथ आपके दिमाग में घूमने चाहिए। पहले यूएनओ पर फिर हम कोरिलेट करते हैं। अनुच्छेद 9 में आपका महासभा का गठन, पिछले संडे के टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था। अनुच्छेद 23 में सुरक्षा परिषद का गठन। अनुच्छेद 61 में आर्थिक और सामाजिक परिषद का। तीनों याद रखिएगा एक साथ। अनुच्छेद 9, आपका 23 और 61। अभी 3 याद रखिए, 3 और बताया जाएगा। अभी एक ही बार पूरा न पढ़िए, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। अब उच्चतम न्यायालय का कई 2-3 बार रिपीट किया है क्वेश्चन, भाई गलत ना हो। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस आर्टिकल के तहत की जाती है? प्रावधान है 124। ये गलत ना हो। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 214 में बताया गया है। उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा 216 में। और स्थापना 215 में, स्थापना 216 में, नियुक्ति 217 इत्यादि में। तो कुल मिलाकर प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ये आपका अनुच्छेद 214 में बताया गया है। और इसकी स्थापना इत्यादि के बारे में 216 में। दोनों अनुच्छेद थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। इसी प्रकार संसद का गठन, संसद का 79 अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल पूछा गया है। 168 में फिर सीआरपीसी में क्वेश्चन आता है। और वह क्वेश्चन जो आता है वह बहुत अच्छा बनता है कि कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय की स्थापना
सीआरपीसी की किस धारा में? 9 में। गलत न हो, सभी स्थापना एक जगह याद करिएगा, फिर आपका 2-4 दिन बाद पूछा भी जाएगा और एक सुर से जवाब आना चाहिए जो भी पढ़ाया जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, जितना सुबह शाम पढ़ाया जाए केवल उतना ही आप तैयार रखिए, पर्याप्त है। इससे जाकर उसके बाद एक बार साल पेपर देखिए, चाहे टीपीए हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, जूरिस्प्रूडेंस हो, एक दो क्वेश्चन के अलावा और क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और उसी में हम नया क्वेश्चन भी ऐड करा रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन जो आ सकते हैं। अब सुरक्षा परिषद में आपका मूल सदस्य संख्या 11 थी, तो अनुच्छेद 23 में संशोधन किया गया 63 में 1900 और 15 की गई। अस्थाई सदस्य नहीं बढ़ाए गए। कौन केवल कैसे सदस्य बढ़ाए गए? अस्थाई। तो वर्तमान में संख्या 5 है, 10 अस्थाई और 5 अस्थाई। पहले तो अस्थाई सदस्यों को जानिए जो हमेशा बने रहते हैं। तो एक बार आपका बेयर एक्ट पढ़ा दिया जाए तब समझा जाए। देखिए आपका अनुच्छेद 23 भाई, सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्य होंगे, जो 5 सदस्य अस्थाई हैं। चीन गणराज्य हैं, फ्रांस हैं, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड हैं तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब देखिए क्या पूछा जाता है। देखिए आपका दो ऐसे नाम हैं जो देश का नाम तो चेंज हो गया, लेकिन आपका ये जो बेयर एक्ट की भाषा है वह चेंज नहीं हुई। यानी कि दो ऐसे इसमें देश मिलेंगे जहाँ की देशों का नाम चेंज हो गया है, लेकिन आपका जो बेयर एक्ट में है वह चेंज करने की आवश्यकता संयुक्त राष्ट्र संघ ने नहीं समझी। तो दो देश हैं, एक चीन है और दूसरा सोवियत संघ। 1951 ईस्वी में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तमाम राज्यों में वह बिखर गया और सबसे शक्तिशाली रूस निकला। तो जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता है वह दूसरे को न मिलकर किसको मिल गई? रूस को। लेकिन आज भी आप बेयर एक्ट देखें तो रूस नहीं लिखा है, सोवियत समाजवादी लिखा है, लेकिन आपका व्यवहार में बदला है, बेयर एक्ट में नहीं। फिर हम बता दें, और 1971 में जो ये चीन था वह आपका पीपुल्स जो चीन है इसका भी आपका बदल गया है नाम, लेकिन बेयर एक्ट में नाम नहीं बदला है। तो फिर एक बार पांचों देशों का नाम बताइए। अब देखिए क्वेश्चन का मॉडल कैसे बनता है। दो मॉडल आपका बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? दे देगा चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। आपका उपर्युक्त सभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, उपर्युक्त सभी मार देंगे। क्योंकि फिर 5 देश रट कर जाइए कौन कौन है? चीन, रूस, आपका ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। क्या भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है कि नहीं? बार बार भारत मांग कर रहा है, एक ही देश अड़ंगा डाल रहा है, चीन। क्योंकि चीन को लगता है कि अगर भारत अस्थायी सदस्यता प्राप्त कर लेगा तो पड़ोसी हैं, बहुत दिक्कत होगी। और आपका तो चीन हमेशा विरोध कर रहा है। महासभा बार बार प्रस्ताव पास कर रही है कि संख्या अस्थायी बढ़ाई जाए, क्योंकि मूल सदस्य संख्या 51 थी, अब 193 है। तो सुरक्षा परिषद में भी क्या किया जाए? संशोधन। भारत हकदार भी हैं, लेकिन अभी तक आपका जब तक सुरक्षा परिषद महासभा सहमत न हो जाए तब तक इसमें संशोधन नहीं होगा। ये समस्या आ रही है। अगला नियम देखिए आपका। अब पूछा जाता है कि कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिए उसमें क्या ऑप्शन देता है। कई ऑप्शन दे सकता है। 5 देश रट्टा होना चाहिए। इसके अलावा जो भी ऑप्शन दे
आपका वह सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भारत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, आपका दे दे जापान दे दे, जर्मनी दे दे, ये सब सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। तो 5 याद रखिए। अगला देखिए आपका, महासभा संयुक्त राष्ट्र के 10 अन्य सदस्यों का चुनाव सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए करेगी, और ऐसा करते समय विशेष रूप से ध्यान सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने तथा संघ के अन्य प्रयोजनों की पूर्ति में यूएनओ के सदस्यों के योगदान पर दिया जाएगा, और साथ ही समान भौगोलिक वितरण का भी ध्यान रखा जाएगा, यानी कि एक ही महाद्वीप से ज़्यादा देश अस्थायी न बन जाए। तो पूरे महाद्वीपों से क्या किया जाए, एक एक दो दो लोगों को, एक एक दो दो राज्यों को कैसा सदस्य बनाया जाए अस्थायी। तो बताइए अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10। इनका चुनाव कौन करती है? महासभा। क्या प्रयास करेगी कि एक ही इलाके से सब हो जाए, आसपास के देश की भिन्न भिन्न देशों से, भिन्न भिन्न महाद्वीपों से, क्योंकि भौगोलिक का भी पूरे विश्व का क्या रखा जाएगा, ख्याल। अगला देखिए, मूल सदस्य संख्या, मूल सदस्य अस्थायी कितने थे ये पूछ सकता है। तो 4 बढ़ाए गए थे, तो भाई मूल नहीं, फिर अस्थायी मैं पूछ रहा हूँ, नियम दूसरा अप्लाई है। अगर ये पूछे कि सुरक्षा परिषद में और मूल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6। और कितने बढ़ाए गए? 4। अब कितने हैं? 10। ये क्वेश्चन अगर बने तो 6 मार कर आइएगा। अस्थाई नहीं, हम केवल क्या कह रहे हैं, अस्थाई। सतर्क रहना इस क्वेश्चन से, नया क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए, सुरक्षा परिषद अस्थाई सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाएंगे, बता ही दिया हूं मैं। हाँ, फिर एक बार देखिए भाई, अगर ये क्वेश्चन आए कि सुरक्षा, फिर एक बार देखिए, सुरक्षा परिषद की जो ओरिजिनल आपका मेंबरशिप थी वह 11 थी, जिसमें 5 अस्थाई सदस्य थे, अभी हमने पांचों को बताया, और 6 आपका अस्थाई। इन्हीं अस्थाई सदस्यों की और 4 संख्या बढ़ाई गई, और अस्थाई सदस्य आपका 10 हो गए। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुरक्षा परिषद में और मूल अस्थाई सदस्य कितने थे अस्थाई? तो 6 मारना है। कितने बढ़ाए गए? 4। तो वर्तमान में कितने हैं? 10। भाई ऐसे क्वेश्चन आ सकता। अगला देखिए, चुनाव मैं बता ही चुका हूँ। आपका महासभा चुनेगी कितने साल के लिए अस्थाई सदस्यों को? 2 साल के लिए। और आपका कह सकते हैं कि आपका 2 साल के लिए चुनेगी। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य का कितना प्रतिनिधि होगा? एक प्रतिनिधि होगा कि एक से अधिक होंगे? तो एक होगा, यानी कि सुरक्षा परिषद में कितने लोग भेजे जाएंगे एक देश से? एक लोग। अब तुरंत आपका महासभा को कोरिलेट कर लीजिए। महासभा में अनुच्छेद 5 के क्लाज 2 में ये कहा गया है कि महासभा में प्रत्येक राज्य के अधिकतम कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? 5। लेकिन वोट देंगे तो कितना? कौन सा अनुच्छेद वोटिंग के बारे में प्रावधान करता है? 18। 18 करता है। तो फिर सुरक्षा परिषद में एक देश 5 नहीं भेजेगा, एक देश कितना भेजेगा? 1। अब अनुच्छेद 24 आ जाइए। अनुच्छेद 24 लगातार आपका क्वेश्चन बन रहा है, मैं फिर बता दूं। देखिए आपका कैसे क्वेश्चन बन रहा है, सतर्क रहना है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रखने की प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों ने किसको सौंपी है? किस अंग को? 4 ऑप्शन देगा, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायता परिषद। तो गलत ना हो,
ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, किसको सौंपी गई है? आपका सुरक्षा परिषद को। अगर सुरक्षा परिषद, हाँ अनुच्छेद याद रखिए 24, अनुच्छेद वाइज पूछा है आपका। अगर सुरक्षा परिषद अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल हो जाती है तो क्या महासभा इस जिम्मेदारी को निभा सकती है कि नहीं? ये चार्टर में कहीं प्रावधान नहीं था। तो अमेरिका ने एक प्रस्ताव लाया जिसका सपोर्ट ब्रिटेन और फ्रांस ने किया और एक शांति के लिए संगठित होने का प्रस्ताव महासभा ने पास किया। डेट जरूर कल मैं बताया था, 3 नवंबर 1950 को प्रस्ताव संख्या तक पूछी गई है 377। कितने पक्ष में मत पड़े? 52। किसमें विपक्ष में पड़े? 5। और कितने अनुपस्थित रहे? 2। महासभा, क्या सुरक्षा परिषद विफल हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रवर्तन कार्यवाही कर सकती हैं कि नहीं? कर सकती हैं। और कितने घंटे में अपनी विशेष बैठक बुला सकती हैं? 24। यानी कि कितने घंटे में? 24 घंटे में स्पष्ट लिखा गया है। यानी कि शांति के लिए एकत्रित होने के प्रस्ताव को किस केस में, किस वाद में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वैध माना? तो संयुक्त राष्ट्र के खर्चों के मामले, ये भी क्वेश्चन आया है नोट्स में है। किस मामले में? यूएनओ के क्या खर्चे या कास्ट के मामलों में सलाह दिया न्यायालय ने और कहा कि ये जो प्रस्ताव है वह वैध है कि अवैध है? वैध है, क्योंकि रूस काफी इसका क्या कर रहा था? विरोध। अब अगला नियम देखिए आपका, बेयर एक्ट से शुरू किया जाए, सामान्य बातें आपका हो गई। इसको कोरिलेट कर सकते हैं आपका ये गारंटी की संविदा से। सबसे अच्छा उदाहरण एक मैंने कोरिलेट कर लिया जाए, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनाया जाए, क्योंकि पिछली बार रविवार को जो टेस्ट हुआ था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि प्रतिभू का दायित्व होता है तो मूल ऋणी के क्या सम विस्तृत। यही तो आपका 128 आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए गारंटर ए ने बी से कहा कि हे बी, तुम सी को 500 रुपया उधार दे दो। अगर सी ये पैसा तुम्हें नहीं चुकाता तो कौन देगा? मैं। तो आप लोग बताइए, बी को 500 रुपया अदा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? सी की। और जब सी पैसा चुकाने में विफल हो जाएगा तो द्वितीयक जिम्मेदारी किसकी उत्पन्न होगी? गारंटर की। तो प्रतिभू की जिम्मेदारी सदैव याद रखिए आपका सेकेंडरी होती है। सेम उसी प्रकार थोड़ा सुरक्षा आप यूएनओ में समझिए। आपका अनुच्छेद 24 मान लीजिए ये कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मेंटेन रहे, इसको बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी यूएनओ ने अनुच्छेद 24 के तहत किसको सौंपी है? सुरक्षा परिषद। अगर सुरक्षा परिषद विफल हो गई तो ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? महासभा। तो महासभा के लिए कोई आर्टिकल नहीं है, तो एक प्रस्ताव पास की महासभा ने और 3 नवंबर 1900, संख्या भी याद रखिएगा, संख्या 2 बार 1-2 बार पूछी गए, कौन सा? अब पक्ष विपक्ष कौन प्रस्ताव लाया, भले वो पूछा ना गया हो लेकिन पूछा जा सकता है। 52 मत पक्ष में पड़े थे, 5 ने विरोध किया और 2 क्या रहे? अनुपस्थित। आपका देखिए अब अनुच्छेद 14 शुरू किया जाए, 24 शुरू किया जाए आपका। जरूर ये कंसेप्ट भी याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 24 देखिए आपका कार्य और शक्तियाँ, ये पूछ सकता है कि सुरक्षा परिषद की कार्य और शक्तियाँ किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 24 से लेकर 26 तक। तो थोड़ा महासभा का कोरिलेट करते रहिए, चौथी बार बता रहा हूँ मैं। कार्य और शक्तियाँ किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 10 से लेकर कहाँ तक? 17। तो कार्य शक्तियाँ सुरक्षा परिषद की किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक?
तो 24 से लेकर कहाँ तक, 26, 24 से लेकर ऐसे ही तैयार होगा। आप ये नहीं कि भाई कई लोग हड़बड़ा गए हैं कि क्या होगा, तो क्या हड़बड़ाने से कंपटीशन निकल जाएगा, धैर्य रखना पड़ेगा। कम से कम मैं फिर बता रहा हूँ, जितना पढ़ाया जाए उतना ही आप तैयार करके जाइए, साल पेपर लगाइए। अगर बाहर क्वेश्चन चला जाए एक दो के अलावा तब बताइए। जाकर अब आप अंतर्राष्ट्रीय विधि, जूरिस्प्रूडेंस हैं, पास्को एक्ट हैं, पीपीए कॉन्ट्रैक्ट शाम को चल जाके एक बार लगाइए। इसके बाद तो अगले हफ्ते से आपका एक दो नया सब्जेक्ट लग ही जाएगा, क्योंकि यूएनओ में भी आपका एक हफ्ता में 10 दिन में समाप्ति हो जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस भी हम लोग अब लास्ट ही चल रहे हैं, 2-4 दिन का बचा है, तो 2 सब्जेक्ट तो नए लग ही जाएंगे। देखिए आपका अनुच्छेद 24 फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपते हैं। तो हमने सौंपा है कि यूएनओ के देशों ने सौंपा है, यूएनओ के देशों ने, जिससे यह निश्चित हो जाए कि यू संयुक्त राष्ट्र तत्काल प्रभावी कार्यवाही कर सकेगा। और इस विषय पर सहमति प्रदान करते हैं कि इस उत्तरदायित्व के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सुरक्षा परिषद उनकी ही ओर से कार्य करेगी। यानी कि देशों ने ये मान लिया है कि सुरक्षा परिषद हम लोगों की ओर से क्या करेगी, कार्य। तो किसको सौंपा है यूएनओ के देशों ने ये जिम्मेदारी, सिक्योरिटी का। खंड वाइज पूछे तो आपका अनुच्छेद 24 का कौन सा क्लाज मार्क कराएंगे, 1 हो सकता है कि खंड वाइज पूछ ले। दूसरा देखिए, इन कर्तव्यों के पालन में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगी। तो फिर प्रयोजन बता दीजिए, किस अनुच्छेद में, 1 में, सिद्धांत किस अनुच्छेद में, 2 में, कितने प्रयोजन दिए गए हैं, 4, सिद्धांत कितने, 7, सुरक्षा परिषद इनका पालन करे कि न करे, करे तो किस खंड में है कि करके करेगी, खंड 2। एकदम तैयार रखिए। अगला देखिए, इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए सुरक्षा परिषद को जो विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं वे 6वें, 7वें और 12वें अध्यायों में निर्दिष्ट हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किन अध्यायों के तहत कार्यवाही करने की शक्ति रखती है। तो अध्याय अंडरलाइन करिए, एक बार पूछा गया कौन कौन सा अध्याय है, 6, 7 और 12 अंडरलाइन करिए। बेयर एक्ट पर भी 6, 7 और नहीं, फिर एक बार देखिए 6, 8 और 12, फिर एक बार भाई 6, 7, 12 है भाई, 3, 6, 7 और 12। ये एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, इंग्लिश वर्जन देखते हैं, हमारे में थोड़ा देखिए इंग्लिश और हिंदी में अंदर अंतर लिखा है भाई, उसको थोड़ा सुधार कर लीजिए। इंग्लिश में आपका 6, 7, 8, 12 दिया गया है, जबकि हिंदी वाले वर्जन में आपका नहीं, हमारे बेयर एक्ट में एक छोड़ दिया है, तो उसको जिसके अगर बेयर एक्ट में आपका कह सकते हैं कि 8वां न लिखा हो तो 8वां वह लिख लेगा। हमारा जो बेयर एक्ट है हिंदी वर्जन में आपका 8वां छोड़ दिया है, हो सकता है टाइप में छूट सकता है। तो अगर हिंदी और इंग्लिश में विवाद होता है तो इंग्लिश वर्जन आपका मान्य होगा। तो अब आपका बैठिए भाई, इधर आकर बैठिए, आगे आप इधर आ जाइए भाई, आप इधर आइए, आगे बैठिए, बैठाइए इनको, बैठिए इधर, 2 लोग बैठे वहाँ, बैठाइए। हाँ। देखिए अगर आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन में विवाद होता है तो अब फिर एक बार अध्याय याद रखिए, पूछा गया है किस अध्याय के तहत, तो अध्याय 6, 7, 8 और 12। अगला देखिए आपका खंड 3, सुरक्षा परिषद महासभा के विचारणार्थ
वार्षिक और आवश्यकता अनुसार विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत किया करेगी। तो आप लोग बताइए, सुरक्षा परिषद क्या कार्य कर रही है, ये महासभा को बताएगी कि नहीं बताएगी? तो फिर आप जोड़ लीजिए संविधान में कि मंत्रिपरिषद या सरकार क्या कार्य कर रही है, ये भारत के राष्ट्रपति को समय समय पर क्या करे, सूचित करे कि ना करे। तो कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जहाँ की आपका पीएम जाकर राष्ट्रपति से मिलते हैं और सरकार क्या क्या कार्य कर रही है, समय समय पर क्या करते हैं, बताते हैं? 78, 78 है। नहीं नहीं, वो राज्यपाल के लिए भाई, एक बार देख लिया जाए ना। एक सेकेंड भाई, जब संदेह हो गया तो उसको देख लेना ही सही रहेगा। क्या मतलब, जब बेयर एक्ट है ही। नहीं, बेयर एक्ट है, देख ही लिया जाए। 78 है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। क्या कर रहे हैं सरकार, समय समय पर जाकर राष्ट्रपति को क्या करें, बताएं। फिर आ जाए अनुच्छेद 25, आ जाए अब। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य प्रस्तुत घोषणा पत्र के अनुसार सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करने और उनका पालन करने के लिए सहमत होते हैं। यानी कि सुरक्षा परिषद जो भी डिसीजन लेगी, यूएनओ के सभी सदस्यों ने ये सहमत दिया है कि हम उसका क्या करेंगे, पालन करेंगे कि विरोध करेंगे? पालन करेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 26, इस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने और उसको बनाए रखने के कार्य को बढ़ावा मिले, ये छोड़ सकते हैं। यहाँ से कम क्वेश्चन 26 से बन, जो आपका बनेगा 27। अनुच्छेद 27 से आपका क्वेश्चन एक बनने का चांस रहता है। देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। अनुच्छेद 23 अच्छे से तैयार रखना है, 24 तैयार रखना है, भले 25 भी थोड़ा तैयार रखिए, 26 छोड़ सकते हैं, लेकिन 27 किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। देखिए क्वेश्चन का मॉडल हम बता रहे हैं। सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो क्या आर्टिकल मार्क कराएंगे? 27। कौन सा? फिर एक बार अब बताइए, पीछे बैक होइए। महासभा में मतदान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? 17 के 18 के 19? 18। महत्वपूर्ण विषयों पर फिर बताइए, कितने से महासभा में वोटिंग होगी? 2/3। सामान्य विषयों में साधारण बहुमत, आधा से एक अधिक। फिर एक बार अगला क्वेश्चन आइए। अनुच्छेद 27 में भी आपका संशोधन किया गया है, और संशोधन आपका ये किया गया है कि जब 1963 में सुरक्षा परिषद की संख्या 11 से 15 की गई, तो मतदान में जो प्रस्ताव पास होगा बहुमत से, उसमें संशोधन किया गया। तो अनुच्छेद 27 में भी उसी समय क्या किया गया? संशोधन। जो 11 मेंबर होते हैं, सतर्क रहिएगा, जो जब 11 मेंबर थे तो कोई प्रस्ताव जो पास होता था, कम से कम 7 सदस्यों के सकारात्मक मत से होता था। लेकिन जब सदस्य संख्या 11 से कितना हो गई? 15 हो गई, तब आपका कितने सदस्य सकारात्मक मत देंगे तो वह प्रस्ताव पास हो जाएगा? 9। फिर एक बार सतर्क रहिए, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। जब सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 थी, तो कोई प्रस्ताव कितने वोटों से पास करना था? 7। यानी कि 11 में से कितने सकारात्मक मत दे देते? 7। तो वह प्रस्ताव क्या हो जाता? पास। लेकिन जब संख्या 1963 में संशोधन करके 11 से कितना कर दी गई?
15 कर दी गई, तो अब प्रस्ताव कितने से पास होगा? 9। अब देखिए 9 में आपका सतर्क कहाँ रहना है। डबल वीटो का अधिकार केवल 5 अस्थायी सदस्यों को प्राप्त है। तो फिर दो क्वेश्चन आ जाइए कि वीटो का प्रयोग आपका किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 27 के तहत किया जाता है। वीटो का अधिकार किसको है? तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को। डबल वीटो का अधिकार किसको है? डबल वीटो मतलब 2 बार नकारात्मक मत देना। तो केवल और केवल आपका मार्क कराएंगे 5 अस्थायी सदस्य। अब जो क्वेश्चन बना है यूपीजे में कि एक्चुअल पावर किस में निहित है, तो यही जो 5 अस्थायी सदस्य हैं इसी में क्या है? तो महासचिव की नियुक्ति की एक्चुअल पावर किस में है? तो 5 अस्थायी सदस्यों में, क्योंकि एक भी अगर नकारात्मक मत दे देता है तो वह प्रस्ताव लटक जाएगा, पास नहीं होगा। और बार बार रूस जो यूक्रेन रूस का विवाद चल रहा है, बार बार रूस क्या कर रहा है, उसमें वीटो का क्या कर दे रहा है? प्रयोग। डबल वीटो थोड़ा समझने का प्रयास करिए एक उदाहरण से। डबल वीटो आप थोड़ा उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। देखिए आपका कोई मामला सुरक्षा परिषद में पेश हुआ, फिर एक बार देखिए, तो मामले दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोसीजरल और एक नॉन प्रोसीजरल। यानी कि एक मामला होता है प्रक्रियात्मक और दूसरा गैर प्रक्रियात्मक। जो प्रक्रियात्मक मामला, यही पॉइंट पकड़ना है, प्रक्रियात्मक मामले में जो वोट होगा 15 में से अगर कोई 9 मेंबर सकारात्मक मत दे दिया तो वह प्रस्ताव पास हो जाएगा। और जो गैर प्रक्रियात्मक रहेगा तो 15 में से 9 कम से कम सदस्यों का सकारात्मक मत और इसमें से 5 अस्थायी सदस्यों का भी क्या होना चाहिए? सकारात्मक। तो किस, अब बताइए फिर एक बार आइए, दो प्रकार के मैटर होते हैं, एक प्रोसीजरल और एक नॉन प्रोसीजरल। तो बताइए प्रोसीजरल मामलों में प्रस्ताव कैसे पास होगा? किन्हीं 9 सदस्यों के, किन्हीं मैं बता रहा हूँ भले अस्थायी न हो, किन्हीं 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से। और गैर प्रक्रियात्मक मामलों में सुरक्षा परिषद कैसे प्रस्ताव पास करेगी? तो किन्हीं 9 नहीं, 9 सदस्यों का सकारात्मक मत, जिसमें 5 अस्थायी सदस्यों का पॉजिटिव मत होना क्या है? आवश्यक। अब डबल वीटो, दोहरा वोट क्या हुआ? दोहरा नकारात्मक मत क्या हुआ? अब आपको ये समझना है। देखिए कोई मैटर जो पेश हुआ है सुरक्षा परिषद में, वह प्रक्रियात्मक है कि गैर प्रक्रियात्मक, इसका निर्धारण सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष द्वारा किया जाए। तो मान लीजिए अमेरिका ने आपका प्रस्ताव लाया और आपका जो सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है, जो कितने दिन के लिए चुना जाता है? 1 माह के लिए, उस अध्यक्ष ने ये डिसाइड किया कि ये कैसा मामला है? प्रक्रियात्मक यानी कि प्रोसीजरल। तो बताइए अगर ये मामला है तो कितने से प्रस्ताव पास हो जाएगा? किन्हीं 9, चाहे अस्थायी सदस्य मतदान करें या न करें पक्ष में, अगर 15 में से कोई भी 9 मेंबर वोटिंग सकारात्मक दे देते हैं तो ये प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पास। लेकिन बड़ी खतरनाक है, वह देखना है, जो ये 5 अस्थायी सदस्य हैं इनको यही पावर मिलता है कि वह अध्यक्ष के फैसले का विरोध करें और अध्यक्ष के फैसले का विरोध करते हुए नकारात्मक मत दे दें और ये कहें कि अध्यक्ष ने जो ये डिसाइड किया है, कैसा मामला? प्रक्रियात्मक, ये मैं प्रक्रियात्मक मानने से क्या करता हूँ? इनकार।
तो जैसे ही कोई 5 अस्थायी सदस्यों में से एक ने अध्यक्ष के फैसले का क्या कर दिया, विरोध, वैसे ही आपका पहला नकारात्मक मत वह क्या किया, दे दिया। ये प्रथम वीटो है या फर्स्ट वीटो, प्रथम नकारात्मक मत, यानी कि प्रथम बार विरोध किया। अब जैसे ही फिर एक बार देखिए, अध्यक्ष ने कहा था कि मामला क्या है, प्रक्रियात्मक। एक सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से एक ने हम ये नहीं मानते, तो जैसे ही वो वोटिंग किया कि हम नहीं मानते, ये पहला नकारात्मक मत हुआ और तुरंत वह मामला प्रक्रियात्मक से किस में कन्वर्ट हो गया, गैर प्रक्रियात्मक। तो अब आप लोग बताइए, नॉन प्रोसीजरल मामलों में प्रस्ताव अब कैसे पास होगा, तो 9 से ही पास होगा, लेकिन 5 अस्थायी सदस्यों की सहमत क्या है। अब दूसरी बार आ गया, मामला गैर प्रक्रियात्मक बन गया। तत्पश्चात आपका वोटिंग शुरू हुई और 5 सदस्यों में से किसी ने फिर नकारात्मक मत दे दिया, तो वह मामला लटक जाएगा। तो रूस यूक्रेन युद्ध में देखा जाए, जैसे ही अध्यक्ष ने कहा कि मामला प्रक्रियात्मक है, रूस पहला वीटो का प्रयोग किया और मामला किसमें कन्वर्ट हो गया, गैर प्रक्रियात्मक। फिर वोटिंग शुरू हुई तो फिर रूस ने ही प्रस्ताव का विरोध करते हुए वोट दिया, तो चौथी बार अपना नकारात्मक मत दिया, दूसरी बार। इसी को कहते हैं कि डबल वीटो का पावर किसको प्राप्त है, केवल और केवल सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को की अस्थाई। तो अस्थाई कितने हैं, फिर नाम याद करिए, फ्रांस हो गया आपका, इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया आपका, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, भारत है कि नहीं। चलिए आगे देखिए, आपका बेहतर की भाषा अब सही रहेगी। सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग पूछा जाता है, रूस ने किया। नहीं देखिए आपका फिर, अगर भारत को इन्वॉल्व करना है तो अब यह है कि भारत तो लगातार डिमांड कर रहा है। अब उस समय विश्व के जो ताकतवर देश थे, शक्ति हथिया लिए, आज भी हथियाए हैं। आपका इतने दिनों बाद 70-80 साल हो गए, आपका 75-80 साल। तो भारत और तमाम देश मांग कर रहे हैं कि उस समय 51 सदस्य थे, 193 हैं, तो अब चार्टर में संशोधन करके और सुरक्षा परिषद में भी क्या लाया जाए। अब देखिए वो अलग बात है, वो तर्क वितर्क यहाँ भाई बाद में चलेगा, वो छोड़ दीजिए जो नियम है। अब कोई वीटो का प्रयोग करने में अगर कोई आपको समस्या हो तो बताइए। डबल वीटो इसी को कहते हैं, वीटो मतलब कि निगेटिव वोटिंग, यानी कि नकारात्मक मत देना। अब आइए अनुच्छेद 27 देखा जाए, तब भारत में भी थोड़ा कोरिलेट करना है। देखिए आपका मतदान याद रखिएगा, आपका महासभा में पूछे तो 18 अनुच्छेद, सुरक्षा परिषद में पूछे 27। देखिए आपका सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, तो अनुच्छेद 18 में भी तो कहा गया है कि महासभा के प्रत्येक सदस्य का कितना मत होगा। तो समता के अधिकार का क्या कर दिया गया, तो समानता का अधिकार कहाँ समाहित है, अनुच्छेद 18 में भी और 27 में भी। लेकिन आगे देखिए, क्रियाविधि संबंधी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत से किए जाएंगे। तो जो हमने प्रोसीजरल मामला बताया, प्रक्रियात्मक मामला बताया, जो बेयर एक्ट में लिखा है, क्रियाविधि लिखा है, उसको लिख लीजिए। क्रियाविधि के ऊपर प्रोसीजरल मामले या प्रक्रियात्मक मामले एकदम बेरेक्ट पर लिखिए। देखिए आपका क्रियाविधि दे, चाहे प्रोसीजरल दे, चाहे प्रक्रियात्मक दे, ये तीनों शब्द एक है। गैर क्रियाविधि दे तो गैर प्रक्रियात्मक हो गया, क्रियाविधि दे तो क्या हो गया, प्रक्रियात्मक। तो अभी हमने बताया कि किन्हीं 9 सदस्यों के क्या सकारात्मक मत। अगला देखिए तीसरा, अन्य सभी मामलों में
अन्य सभी मामले तो बताइए, अन्य सभी मामले क्या हो जाएंगे? गैर प्रक्रियात्मक या गैर क्रिया विधि। लीगल भाषा में भी याद रखिए, गैर प्रक्रियात्मक, नॉन प्रोसीजरल, या जो बेयर एक्ट की भाषा है आपका अन्य क्रिया विधि या गैर क्रिया विधि में आपका जो वोटिंग होगी, प्रस्ताव पास होगा, उसमें 9 सदस्यों का सकारात्मक मत भी होगा, लेकिन आपका कह सकते हैं कि जिसमें 5 अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत होना क्या है? अनिवार्य है। आपका वो अलग है कि शर्त यह होगी कि छठवें इत्यादि, उसमें नहीं जाना है अध्याय में, आपका यही बात समझना है। अब थोड़ा भारत में आ जाइए, और भारत में आप अब सुरक्षा परिषद हटा दीजिए, अनुच्छेद 27। अब थोड़ा भारत पर गौर करिए। भारत, एक क्वेश्चन आपका भारत में पूछा जाता है, और पीसीएस में कैसा, जीएस में पूछा है, ला में कैसा पूछा गया है, वहीं आपको अच्छे से देखना है। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीटो के अधिकार का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो संघ का कानून है, तो अनुच्छेद आपका 111, और राज्य का कानून है तो अनुच्छेद 201। राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत वीटो का प्रयोग किया जाता है? संविधान के 203 अनुच्छेद पढ़िएगा, फिर एक बार याद रखिए। राष्ट्रपति द्वारा वीटो का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका क्या जवाब रहेगा? अनुच्छेद आपका जवाब रहेगा आपका 111। राज्यपाल द्वारा वीटो का प्रयोग अनुच्छेद 200, और आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्य के कानूनों पर वीटो का प्रयोग तो अनुच्छेद 201। वीटो जो लिया गया है ये अमेरिका से प्रेरित है। अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 प्रकार का वीटो प्राप्त है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को केवल 3 प्रकार का वीटो प्राप्त है। तो बताइए, वीटो का अधिकार किसका ज़्यादा है? पीसीएस में पूछा गया, अमेरिका के राष्ट्रपति को कि भारत के राष्ट्रपति को? अमेरिका। कितने प्रकार के वीटो? और भारत में कितना है? 3। बहुत लंबा चल जाएगा, उतना संविधान में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा वीटो, और एक एक वीटो को डिटेल में बताना पड़ेगा। लेकिन कम से कम इतना तो याद रखिए कि किस अनुच्छेद में वीटो का प्रयोग, और आपका कह सकते हैं अमेरिका और भारत की तुलना पीसीएस में पूछा गया है। अगला ये अनुच्छेद 28 क्रिया विधि, यानी कि प्रोसीजर आपका 28 से लेकर 32 तक दिया गया है। देखिए, इधर से आपका थोड़ा कम क्वेश्चन बनता है, लेकिन वहीं जो बनता है, देखिए आपका अनुच्छेद 28, सुरक्षा परिषद का गठन इस प्रकार किया जाएगा कि वह निरंतर कार्य कर सके। इस प्रयोजन के लिए सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधि हर समय संघ स्थल पर क्या रहेगा? उपस्थित रहेगा। देखिए, मतदान में एक दो बातें छूट गई। अगर कोई सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य मतदान से वंचित रहता है, या मतदान में भाग नहीं लेता है, या शांति से बैठा रहता है, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने नकारात्मक मत दिया। आप मतदान से अलग रहना, मतदान में भाग न लेना, क्या वीटो माना जाएगा? जैसे कि भारत की संसद है, कोई प्रस्ताव सरकार लाई, विपक्षी वॉकआउट कर गए और सदन से बाहर चले गए, तो क्या ये माना जाएगा कि नकारात्मक मत विपक्षियों ने दिया? नहीं। आपका ये भी एक लाइन छूट गया था। आगे देखिए, तो अनुच्छेद 28 बताता है कि सुरक्षा परिषद हमेशा कार्य करती रहेगी, सभी मेंबर मुख्यालय पर ही रहेंगे, जब चाहे तब क्या बुलाई जा सकती है? बैठक। 15 देशों के प्रतिनिधि आसपास ही क्या करें? रहें। अगला देखिए, सुरक्षा परिषद की बैठकें समय समय पर हुआ करेंगी, जिनमें किसी भी सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधि
यदि वह राष्ट्र चाहे तो उसकी सरकार के किसी सदस्य द्वारा अथवा विशेष रूप से मनोनीत किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकेगा। तो मैंने समय समय पर होती रहेगी, आपातकालीन बैठक भी हो जाएगी। तीसरा देखिए आपका अन्य जगह भी बैठक कर सकती हैं सुरक्षा परिषद, यानी कि सुरक्षा परिषद संघ स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर भी बैठक कर सकती हैं। तो अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट से जोड़ लीजिए, क्या उच्चतम न्यायालय। अब आइए आप अनुच्छेद वाइज जोड़िए, एक लाइन जोड़िए, संविधान का अनुच्छेद 130 130 जोड़कर पढ़िएगा अनुच्छेद 28 के खंड 3 से। तो बताइए सुप्रीम कोर्ट का स्थान किस अनुच्छेद में दिया गया भारत के संविधान के? 130। सुप्रीम कोर्ट कहाँ आपका बैठक करेगा? दिल्ली में। तो क्या दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर भी ये बैठक कर सकता है कि नहीं? तो कर सकता है। तो किसकी सहमत से, किसकी मंजूरी से? राष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री? हाँ चलिए ठीक है भाई, बता तो दिए, कम से कम कुछ संविधान भी भाई तैयार रखिए। आइए अनुच्छेद 29 सुरक्षा परिषद ऐसे सहायक अंगों की स्थापना कर सकती हैं जिन्हें वह अपने कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझती हैं। अब आपका यही क्वेश्चन बनता है, आपका लिटिल असेंबली बन सकती हैं। 3 अनुच्छेद एक साथ अब तैयार रखना है, एक क्वेश्चन आपका निश्चित बनने का चांस रहता है। महासभा किस अनुच्छेद के तहत सहायक अंगों की स्थापना कर सकती है? तो 22 मार्क कराइए। और अगर यही काम सुरक्षा परिषद में पूछ ले तो 29 मार्क कराइए। और यही कार्य खूब पूछा जाता है, 99% चांस है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तो 68 मार्क कराइए। 3 अब अनुच्छेद एक साथ फिर हम बता रहे हैं। महासभा सहायक अंग या लिटिल असेंबली का गठन करती है अनुच्छेद 22 में, सुरक्षा परिषद करती है 29 में, और आर्थिक और सामाजिक परिषद पूछ ले तो कौन सा? 68। 3 अनुच्छेद एक साथ पढ़िए, 3 अनुच्छेद एक साथ पढ़ना है आपको। इसके बाद अनुच्छेद 30 आ जाइए, सुरक्षा परिषद अपनी क्रियाविधि के नियम और अध्यक्ष के चुनाव का जो प्रोसीजर है वह स्वयं निश्चित करेगी, स्वयं बनाएगी। तो इसको थोड़ा जोड़ लीजिएगा महासभा से। महासभा अपनी प्रक्रिया का नियम स्वयं बनाएगी, ये किस अनुच्छेद में था? 21। और सुरक्षा परिषद भी अपनी प्रक्रिया का नियम क्या बनाएगी? स्वयं। तो कौन सा अनुच्छेद आ गया? 30। तो 2 अनुच्छेद फिर एक साथ तैयार रखिए बैरेक पर। पहला अनुच्छेद कौन सा तैयार रखेंगे? 21। और दूसरा अनुच्छेद कौन सा तैयार रखेंगे? आपका 30। केवल इतना ही नहीं, उच्चतम न्यायालय अपनी प्रक्रिया के लिए नियम किस आर्टिकल के तहत बनाता है? तो वह आर्टिकल बताइए संविधान का। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियम बनाया जाना 145। और हाई कोर्ट पूछ ले तो 227। और आपका पूछ ले आपका डावरी एक्ट में केंद्र सरकार बनाती है 9 और राज्य सरकार 10। और आपका जो ये पास्को एक्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ भी केंद्र सरकार द्वारा नियम बनवाया जाएगा। लेकिन लास्ट में आपका, क्योंकि नियम जो बनते हैं वह कहाँ बनते हैं, और एक लास्ट में आपका सर हेनरी अष्टम खंड भी पढ़ना है, जो लास्ट धारा रहेगी। 46 आपका कल आ ही जाएंगे, क्योंकि आपका अगली धाराएं थोड़ा छोटी छोटी हैं, क्योंकि इधर की धाराएं महत्वपूर्ण थी। तो भाई 10 मिनट का